गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये कोई लाइन कट गया नहीं या ना अंधेरा हो गया या ब्लिंक कर गया। मैं चेक कर रहा हूं कि आप कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कंसंट्रेट और मन लगा करके एकदम पढ़ाई करिए ताकि हम भी एफर्ट लगाए, आप भी एफर्ट लगा रहे हैं। और आज जो हम लोग पढ़ाई करने वाले वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड। ये इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट है जिसको ध्यान से पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड हम लोग ना सॉल्यूशन चैप्टर में एक टर्म्स पढ़े हुए कि जब हम लोग कोई भी लिक्विड लेते, जैसे एक ग्लास वाटर ले लेते हैं, इसमें चीनी मिलाते हैं, शुगर को डिसॉल्व करते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच गुलाते 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 ना ये ऐसा कंडीशन में पहुंच जाता है जहां ये घुलना बंद कर देता है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड। क्या बताया थे? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड का मतलब है पूरी तरह से संतृप्त हो गया। अब इसमें हम सॉल्यूट को नहीं घुला सकते उस पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं घुलाए, तो मान लेते हैं इसका 1 ग्राम घुलाए, 2 ग्राम 3 4 5 6 कितना घुला, सपोज करो हमको नहीं पता है कितना घुला दिया, मान लो x ग्राम घुला दिया, तो इसी x ग्राम को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब it is the maximum amount of the solute that dissolve in the given amount of solvent or per 100 gram of solvent to become saturated solution at particular temperature। मतलब हम ज्यादा से ज्यादा कितना solute घुला दें इस given solvent में कि वो saturated बन जाना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? Saturated। उस amount को हम लोग बोलते हैं क्या? Solubility of liquid। मतलब ये सॉल्युबिलिटी क्या है? इज द अमाउंट कि 10 ग्राम घुल करके सैचुरेटेड हो गया, कि 20 ग्राम घुल के सैचुरेटेड हो गया, कि 50 ग्राम घुल के सैचुरेटेड हो गया। उस अमाउंट का नाम हम लोग रखते हैं क्या? सॉल्युबिलिटी। जैसे सपोज करो कि अगर ए बी सी डी 4 लड़का है, कोई पार्टी में गया, अगर इमेजिनेशन करते कि ये 4 ही पूरी खाया, मान लो कि बी 8 पूरी खा करके स्टेबल। अब अगर ये मान लो 6 पूरी खाए, ये 7 पूरी खाए, तो अगर हम इसका सॉल्युबिलिटी का बात करें कि मैक्सिमम कितना हिट कर सकता है, तो 4, तो ये इसका हो गया सॉल्युबिलिटी। वैसे बी मैक्सिमम कितना हिट कर सकता है वो तो इसके नेचर पे डिपेंड करेगा। हो सकता है P2 हो तो ज्यादा खाएगा, दैट सॉल्युबिलिटी इज 8। जैसे हम लोग अगर शुगर को डिसॉल्व किए तो जरूरी नहीं कि उतना ही अमाउंट सॉल्ट में डिसॉल्व करे, हो सकता है सॉल्ट ज्यादा हो। तो जितना मैक्सिमम घुलेगा उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। क्यों? ताकि वो सैचुरेटेड बन जाना चाहिए। वैसे जैसे C कितना डिसॉल्व कितना खा रहा है तो 6, D कितना खा रहा है तो 7। तो ये दिमाग में रखना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट that dissolve in the per 100 gram or given amount of solvent to become saturated solution at given particular temperature। मतलब हम लोग जब इसका डेफिनेशन लिखेंगे तब क्या लिखेंगे? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व in given suitable solvent or per 100 gram of solvent at given particular temperature। to become saturated solution। मतलब what is the solubility of liquid? तो it is the maximum amount of the solute that dissolve in the given amount of solvent, ये given suitable solvent और per 100 gram of solvent at given temperature to become saturated solution। उस amount को हम लोग बोलते हैं क्या? मतलब सॉल्युबिलिटी सिर्फ एक अमाउंट है कि कितना हम लोग सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं ताकि वो सैचुरेटेड बन जाना चाहिए। क्या बनना चाहिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें ना टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। उस अमाउंट को सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड।
और ये डिपेंड करता है अलग अलग क्वांटिटी। अब जैसे हम लोग लिक्विड सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो प्रॉब्लम है कि इस लिक्विड सॉल्वेंट का सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तब तो हम लोग इसमें तीन चीज डिसॉल्व कर सकते हैं, सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं, लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, गैस में डिसॉल्व करते हैं। मतलब इसका भी अमाउंट इसमें घुलेगा, इसका भी अमाउंट घुलेगा, इसका भी अमाउंट घुलेगा। तब में क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी यू कैन डिफाइन, कि हम लोग सॉल्युबिलिटी कितने तरह का पढ़ सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ तो सिर्फ दो ही तरह का पढ़ सकते हैं। किसके किसके लिए, सॉलिड के लिए और गैस के लिए, लिक्विड के लिए नहीं पढ़ सकते। अब सवाल है कि व्हाई शुड वी डू नॉट कैन बी रिप्रेजेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, हम लिक्विड इन लिक्विड का कभी सॉल्युबिलिटी नहीं, मतलब हम लोग दो टाइप ही पढ़ सकते हैं। पहला क्या पढ़ सकते हैं, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हम लोग नेवर कैन बी रिप्रेजेंट, हम लोग कभी नहीं पढ़ सकते सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो सवाल आता है कि व्हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड इज इनफाइनाइट। अगर हम लिक्विड को लिक्विड में घुलाएंगे तो कभी सैचुरेटेड बनेगा ही नहीं। हम लोग क्या पढ़े थे कि जब हम सॉलिड को घुलाते हैं तब वो सैचुरेटेड दे सकता है, गैस को घुलाते हैं तब सैचुरेटेड। लेकिन when you dissolve the liquid in liquid, it never give the saturated solution, it always give unsaturated। क्या समझाया थे कि mixing of the different physical state always represent the saturated solution, but mixing of the same physical state always represent the unsaturated solution। यानी अगर हम लिक्विड को लिक्विड में घुलाएं तो कभी घुलना बंद ही नहीं करेगा, जितना घुलाना है, जैसे दूध को पानी में घुलाते घुलाते जाते हैं, जितना घुलाते हो डिपेंड करता है कितना कस्टमर्स आता है, जितना कस्टमर बढ़ेगा उतना पानी घुलाएंगे। वैसे यहां ध्यान रखने की लिक्विड इन लिक्विड का कभी भी हम लोग सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। सॉल्युबिलिटी सिर्फ दो ही का निकाल सकते हैं, किसका किसका, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यू डू नॉट फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो हम लोग को एक एक करके दोनों के बारे में देखिए। टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड हम बताएं दो तरह का है, जिसमें फर्स्ट क्या है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और इसमें भी पढ़ना क्या है कि कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको रिप्रेजेंट करता है कि कब ज्यादा घुलेगा कब कम घुलेगा, गर्मी में ज्यादा घुलता है कि हाई टेम्परेचर पे कि ठंडा में ज्यादा घुलेगा, ये सब हम लोग को इसमें पढ़ना। अब अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का बात करें तो इसके डेफिनेशन और इसके डेफिनेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस थोड़ा सा सिर्फ खोपड़ी लगाना है हम लोग को, बस और कुछ नहीं। जैसे यही है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, यहां पे आ गया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, कल यहां पे ऐड कर देना है हम लोग किसको अब बुला रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूट। किसको, सॉलिड सॉल्यूट। और जब ये सॉलिड होगा तो हमको इसको ग्राम में लेना पड़ेगा, इसमें ग्राम में लेना पड़ेगा। That dissolve in the per 100 gram of suitable solvent at particular temperature to become saturated। एकदम सेम डेफिनेशन, बस खाली सॉल्यूट की जगह पे यहाँ पे एक नया वर्ड ऐड कर देना है हम लोग को, क्या, सॉलिड सॉल्यूट। तो हम लिखते हैं फिर से, आप लोग को नोट्स कर देखिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का डिफाइन कैसे करना होगा, तो इट इज मैक्सिमम amount of solid solute, और अगर सॉलिड है तो किस में लेना पड़ेगा, ग्राम। सॉलिड सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन पर 100 ग्राम ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट, क्या, सुटेबल सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर टू बिकम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Such amount of solid solute is called solubility of solid in liquid। जैसे हम कितना डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे एक गिलास हम पानी लेते हैं या 100 ग्राम वाटर लेते हैं,
अब अगर इस 100 ग्राम वाटर पे रूम टेम्परेचर पे लेते हैं, हम NaCl को डिसॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, कितना डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करते जाते मान लो 1 ग्राम 2 ग्राम 3 4 5, एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा जब हम एक भी दाना अगर नमक का डालेंगे नीचे जाके बैठ जाएगा, इट बिकम्स सैचुरेटेड। तो उस समय जितना अमाउंट हम NaCl का बुलाए, कितना बुलाए हमने, मान लेते हैं x ग्राम बुलाए, तो ये x ग्राम को हम लोग बोलते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कि अगर हम NaCl का x ग्राम बुला दे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, दैट बिकम द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट x ग्राम इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन लिक्विड। वैसे ये साइंटिफिकली मेजरमेंट किया गया कि 5.3 मोल ग्राम हम लोग डिसॉल्व कर सकते। तो ये मेजरमेंट हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट आएगा, क्योंकि टेम्परेचर से वेरी करता है, इसलिए हम लोग टेम्परेचर को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर रखना है कि अगर 30 डिग्री पे डिसॉल्व करना है तो सबको 30 डिग्री पे डिसॉल्व करना होगा, तब जाकर के ये टर्म सेम आएगा, नहीं तो क्या होगा कि बढ़ते चला जाएगा। जैसे हम लोग ठंडा पानी में घुलाते हैं चीनी को, 1 चम्मच घुलाते हैं 2 चम्मच घुलाते हैं, देखते जब नहीं घुलता तो स्टीयर करना शुरू करते हैं, उसको चम्मच से पूरा उठा पटक करने लगते हैं हम लोग। जब उसमें भी नहीं घुलता तो हम लोग गर्म कर देते हैं, जैसे गर्म करते हैं तुरंत घुल जाता। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा, तो पढ़ेंगे फैक्टर्स। इसलिए जब भी हम लोग सॉल्युबिलिटी का बात करेंगे, पहले टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। यानी व्हाट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉलिड सॉल्यूट इन ग्राम दैट डिसॉल्व इन द पर 100 ग्राम ऑफ द सुटेबल सॉल्वेंट। अब वो सुटेबल क्यों लिखना पड़ा, जरूरी थोड़ी है कि NaCl सब में डिसॉल्व कर देगा, पेट्रोल होता तो कभी नहीं। अगर हम कैंफर कपूर को डिसॉल्व करें पानी में ले तो उसमें नहीं मिलेगा। यानी जो जिसके सुटेबल है, जैसे हम क्या सिखाया था सुटेबिलिटी में कि पोलर डिसॉल्व इन पोलर और नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर, मतलब दोनों जो हम सॉलिड को मिला रहे हैं और जो लिक्विड सॉल्वेंट ले रहे हैं, दोनों का लक्षण एकदम सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तब वो डिसॉल्व कर सकता है। कि जितना ग्राम डिसॉल्व कर जाए, x ग्राम, y ग्राम, 10 20 50 100, उसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यानी इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉलिड सॉल्यूट इन ग्राम दैट डिसॉल्व इन द पर 100 ग्राम ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर टू बिकम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड। अब हम लोग को पढ़ना इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है। What are the factors that affect solubility of solid in liquid? मतलब कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करता है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा कब घटेगा। जैसे हम लोग के लिए पढ़ने के लिए कौन कौन सा फैक्टर है जिससे पता चलता है कि हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे कम पढ़ेंगे। जैसे छुट्टी का टाइम आ गया, हम लोग अपने आप पढ़ने का रेट घट गया, लेकिन वैसे एग्जाम का रूटीन निकल गया, पढ़ने का रेट अपने आप बढ़ जाता। तो वैसे ही हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सबसे जो पहला और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना, वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट, जो कि सॉलिड फॉर्म में, एंड सॉल्वेंट। और इसके लिए तो एक ही मंत्र बताया, क्या एकदम सिंपल कि सॉलिड लाइक डिसॉल्व लाइक को फॉलो करना। मतलब जो कंपोनेंट हम लोग सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं, अब जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं यानी सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों का नेचर एकदम सेम होना चाहिए। यानी अगर ये पोलर है तो सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, पोलर। अगर ये नॉन पोलर है जैसे कपूर है, नेफ्थलीन है, तो सॉल्वेंट भी हमको लेना पड़ेगा नॉन पोलर, जैसे बेंजीन CCl4, तब जाकर डिसॉल्व। यानी नेचर हमेशा एकदम सेम होना चाहिए, तब जाकर के सॉल्युबिलिटी। यानी सॉल्युबिलिटी अगर हम फाइंड आउट करेंगे किसका ज्यादा किसका कम, तो अगर हम नमक को पानी में घुलाते हैं तो ज्यादा घुलेगा। एक एक्सपेरिमेंट करो घर में अभी बैठे हो तो आराम से एक्सपेरिमेंट कर सकते। 1 ग्लास पानी लो, 2 डिफरेंट ग्लास, एक में नमक घुलाओ, एक में चीनी घुलाओ। देखो नमक ज्यादा डिसॉल्व करता है, चीनी कम डिसॉल्व करेगा। क्यों? तो अब ये नहीं बोल देना कि नमक गरीब आदमी सब नहीं भी घुल जाता है। ये आनी यानी पोलर है और वाटर भी क्या पोलर है, और ये पार्शियल पोलर है जबकि वाटर क्या है कंप्लीट पोलर, इसलिए ये कम घुलता है, ये क्या है। और यही चीनी को दूध में घुला देखो ज्यादा घुले।
तो रीजन क्या है? रीजन है कि लाइक डिसॉल्व ऑलवेज लाइक, मतलब दोनों का नेचर सेम। जैसे ये पार्शियल पोलर तो मिल्क भी पार्शियल पोलर है, वो आराम से उसको घुला। जैसे आयोडीन को पानी में घुलाएंगे घुलेगा ही, उसी आयोडीन को हम बेंजीन में घुला दे, CCl4 में घुला दे, घुल जाए, क्योंकि नॉन पोलर है। क्या? जैसे कपूर को पानी में घुलाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि नॉन। तो सॉल्युबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? तो नेचर। दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए? किसका? सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, तब जाके डिपेंड करता है लाइक डिसॉल्व। अब ये लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है? कि दोनों जो कंपोनेंट हम लोग घुला रहे हैं और जिसमें घुला रहे हैं दोनों का नेचर एकदम सेम। अगर ये पोलर है तो ये भी पोलर, और ये नॉन पोलर है तो ये भी नॉन पोलर है। तब अगर दोनों का नेचर सेम होगा देन इट कैन बी ओनली रिप्रेजेंट द लाइक डिसॉल्व लाइक, और तब उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? ज्यादा। जैसे अगर सपोज करो कि हम ऑनलाइन बता रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ने वाले का भी नेचर होना चाहिए कि घर में बैठ करके बढ़िया से पढ़े, तब मेरा जो एफर्ट लगाना है ऑनलाइन में वो सक्सेस आएगा। नहीं तो क्या है, ऑनलाइन कहीं ना कहीं वीडियो पढ़ रहे हैं, अब तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम दिन भर कुछ भी कर सकते हो, या तो पढ़ सकते हो उसको, टाइम को बर्बाद भी कर सकते हो। तो वैसे यहाँ पे नेचर सेम होना चाहिए। अगर मान लो हम पढ़ाना चाहते हैं, अगर तुम पढ़ना चाहते हो, तब जाकर के हम लोग का जो रिजल्ट आएगा वो मोस्ट बेटर रिजल्ट आएगा। वैसे यहां समझ जाए कि फर्स्ट फैक्टर क्या था? तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो एक थ्योरी को फॉलो करता है, क्या? लाइक डिसॉल्व। यानी अगर हम आयनिक सॉल्वेंट को आयनिक सॉल्वेंट में घुलाएंगे देन इट इज गिव द मोस्ट सॉल्युबिलिटी, लेकिन अगर हम पोलर को नॉन पोलर में घुलाएंगे देन इट विल गिव द लेस सॉल्युबिलिटी। अब इसी का दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर के टर्म में हम लोग एक सिंपल सा चीज जानते हैं, जैसे हम लोग घर में एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि अगर चीनी या नमक नहीं घुला गर्म कर देते पानी तुरंत डिसॉल्व कर जाता है। तो हम लोग घर में सोच करके चलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? घुलेगी। तो ये लिख भी सकते हैं कि टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, लेकिन साइंटिफिक भाषा में ऐसा नहीं। साइंटिफिक भाषा में क्या होता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट जब भी एक्सप्लेन करना होगा किसी भी फैक्टर में, तो वहां एक प्रिंसिपल फॉलो करना है, ली चार्टेलियर प्रिंसिपल। बोला यही ली चार्टेलियर से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसके लिए एक छोटा सा मॉडिफिकेशन बताया। बोला अगर कोई प्रोसेस इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक का मतलब जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो टेम्परेचर के साथ वो इंक्रीज करेगा प्रोसेस। मतलब जैसे हम चीनी को पानी में डिसॉल्व करते हैं, नमक को, इसको एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो हम जितना ज्यादा हीट देंगे उतना जल्दी घुलेगा, और जितना कम हीट देंगे उतना लेट से घुलेगा। इससे देखे होंगे हम लोग क्या कि नमक या चीनी को घुलाते नहीं घुलता तो चम्मच से स्टेयर करना शुरू करें। स्टेयर करने का मतलब हम उसको एनर्जी दे रहे हैं फ्रिक्शन से, क्योंकि वो प्रोसेस किस नेचर का है? तो इंडोथर्मिक। यानी ली चार्टेलियर प्रिंसिपल का सिंपल एक्सप्लेन किया कि जो भी प्रोसेस इंडोथर्मिक होगा वो टेम्परेचर के साथ क्या होगा? बढ़ेगा। यानी जब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा? लेकिन अगर वही प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया, जो हीट रिलीज करता है, उसके लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रोसेस क्या होगा? डिक्रीज करता है। मतलब सब सब्सटेंस व्हिच कैन बी रिलीज द हीट, अगर कोई हीट पहले से ही रिलीज कर रहा है तो अगर हम उसमें ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा? वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है इक्विलिब्रियम। किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड। यानी जितना पहले से डिसॉल्व था वो सब गैस बन गई, जैसे लिथियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3, Na8CO3, जैसे हम हीट करते पड़े होगा बेकिंग सोडा, जैसे हम डाले उसको हीट करते सब वो गैस बन करके उड़ जाता है। इसलिए जो केक बनता है वो इसमें सॉफ्ट हो जाता है। रीजन क्या है? they evaporate the CO2 gas which contain the micropores, जहां पे एयर फंसा हुआ रहता है। तो वैसे यहां पे जो प्रोसेस इंडोथर्मिक होगा वो सब सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है प्रोसेस, और जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा वो टेम्परेचर के साथ क्या करता है? डिक्रीज करता है। तब मैं टेम्परेचर को जब एक्सप्लेन करना है तो किस थ्योरी से? ली चार्टेलियर प्रिंसिपल से। किससे? ली चार्टेलियर प्रिंसिपल।
जैसे अकॉर्डिंग टू दिस तो ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जब हम मिलाते हैं तो ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करके क्या बनाता है, सॉल्यूशंस। अब अगर हम लोग इसको दो फैक्टर से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्यूट या सॉलिड सॉल्यूट इज इंडोथर्मिक, अगर वो इंडोथर्मिक है, जैसे NaCl, शुगर, जितना मोस्टली पोलर सॉल्वेंट, पार्शियल पोलर या पोलर, नमक हो गया, चीनी हो गया, यूरिया हो गया, दीज आर द इंडोथर्मिक, जैसे NaCl, शुगर, यूरिया। तो अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, तो टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। तब सपोज करो कि हम लोग से क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इज इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, तो क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लीच-अटेलियर प्रिंसिपल डिसॉल्विंग ऑफ NaCl in water is endothermic in nature. So when temperature is increases that shift the equilibrium in forward direction, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व करेगा, सॉल्वेंट में, और बनाएगा क्या, सॉल्यूशन, उसी को बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी इस साइड से इस साइड जाते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीजेस बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन सब के लिए नहीं, सिर्फ किस प्रोसेस के लिए, जो इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक में कौन कौन, जैसे NaCl जो पोलर या पार्शियल पोलर, जैसे NaCl है, शुगर है, यूरिया है, these are substances। इसी का सेकेंड नंबर पोर्शन क्या आएगा, जो हम लिख, देखो अगर हम लोग सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, बी नंबर है, अगर डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इज एक्सोथर्मिक, अब प्रॉब्लम है कि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक किसको। अब जैसे एंडोथर्मिक बताया था कि जो हीट एब्सॉर्ब करता है, द प्रोसेस दैट एब्सॉर्ब हीट, जिसको उष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं, मतलब जिस प्रक्रिया में हीट का शोषण होता है, वो लेता है और प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो अगर वो हीट लेता है तो जितना ज्यादा हम हीट देंगे, जैसे खाना बनाते हैं, अगर हम गैस या इंडक्शन को कम टेम्परेचर पे रखें तो खाना बनने में ज्यादा टाइम लगे, क्योंकि उसको हीट चाहिए। लेकिन अगर हम खाना बनाने के टाइम में गैस या इंडक्शन को ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो जल्दी बन जाए। तो वैसे प्रोसेस को हम लोग इंडोथर्मिक बोलते हैं, इसलिए टेम्परेचर के साथ बढ़े। लेकिन जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक का मतलब है दैट रिलीज हीट, वो खुद एनर्जी छोड़ता है, जैसे ग्लूकोज को हम लोग मुंह में डालते हैं ठंडा महसूस होता है, या एसीटोन को हम लोग स्किन पे लगाते हैं ठंडा होता है, क्योंकि इवोपरेशन है, वहां से एनर्जी रिलीज होती है। वैसे बोला कि जिस प्रोसेस में एनर्जी खुद रिलीज कर रहा है उसमें हमको देने का क्या जरूरत है। तो अगर इस प्रोसेस के लिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सच लिक्विड। अब जैसे इसमें आता कौन है, तो मैक्सिमम लिथियम कार्बोनेट, Li2CO3, जैसे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे सीरियम सल्फेट, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट, नंबर ऑफ कंपाउंड है जिसको जब हम लोग लिथियम कार्बोनेट मतलब Li2CO3, मतलब जब हम उसको डिसॉल्व करेंगे तो वो एक्सोथर्मिक इन द नेचर होगा। और अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर जहां बढ़ा है, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घट जाए। मतलब लो टेम्परेचर पे अगर रखे, 20 डिग्री पे रख रहे हैं तो मान लेते हैं कि 40 ग्राम घुल रहा है, लेकिन हम 30 डिग्री कर देंगे तो घुट घट करके 35 ग्राम घुलेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे और घटते चला जाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन सिर्फ किसके लिए, जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक इन द नेचर, यही हम लोग को पढ़ना है। देखो थर्ड फैक्टर ना प्रेशर होता है। सॉलिड को डिसॉल्व करने के लिए ना प्रेशर का कोई रोल ही नहीं। प्रेशर डू नॉट इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि प्रेशर से सॉलिड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सॉलिड का पार्टिकल तो ऑलरेडी क्लोजली पैक्ड है, अगर हम प्रेशर बढ़ा भी देंगे क्या फर्क। यानी प्रेशर कैन नॉट इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, यानी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है किसका, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड।
तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हम बताए। पहला फैक्टर क्या था? नेचर, जो एकदम सिंपल सा मंत्र था, लाइफ डिसॉल्व। दूसरा फैक्टर क्या था कि टेम्परेचर, कि अगर सिंपल वर्ड में हम बोले तो टेम्परेचर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, लेकिन साइंटिफिक वर्ड में अगर बात करें तो इट एक्सप्लेन बाय द इफेक्ट ऑफ ली-चार्टेलियर प्रिंसिपल। अब ली-चार्टेलियर क्या बताया था कि अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर के साथ वो इंक्रीज करें, क्योंकि इंडोथर्मिक को हीट चाहिए और जितना ज्यादा हीट देंगे उतना वो अच्छा कंप्लीट करेगा। और अगर वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम एनर्जी देंगे वो रिवर्स होते जाएगा प्रोसेस। जैसे कि अगर ये एक्सोथर्मिक है तो प्रोसेस मस्ट बी बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। कब? जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब। इसलिए डिक्रीज कर जाता है किसके साथ? टेम्परेचर। और थर्ड फैक्टर जो हम लोग क्या पढ़े? प्रेशर। तो प्रेशर कैन नॉट इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। प्रेशर कभी भी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड को इफेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, सो इट इज अनइफेक्टेड बाय द प्रेशर। वो तो पहले से ही क्लोजली पैक्ड है। अब अगर वो पहले से, जैसे एक बोरा में अगर बालू भरते हैं हम लोग, अगर उसमें प्रेशर देते हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भर जाए, लेकिन अगर रुई भरते हैं तो प्रेशर इफेक्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि रुई का पार्टिकल पहले से दूर दूर रहता है, लेकिन बालू का पार्टिकल पहले से नजदीक। वैसे प्रेशर कैन नॉट इफेक्ट द सॉलिड, सॉलिड के सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं। देखो यहां तक तो ये सिंपल था कि बोर्ड पे हम लोग को चलेगा, बोर्ड लेवल में, लेकिन अगर हम कंपटीशंस का बात करें तो कुछ टॉपिक ना नोट करके तुमको समझना पड़ेगा। जैसे पहला पॉइंट हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग सोचते हैं कि जितना भी आयनिक सॉलिड है सब पानी में घुल जाएगा, ऐसा नहीं। पानी में घुलने के लिए ना एक और कंडीशन का जरूरत पड़ेगा, जिस कंडीशन का नाम है कि लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी मस्ट बी स्मॉलर देन होना चाहिए। किससे? तो हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी से। मतलब जिस सब्सटेंस का लैटिस एनर्जी कम होगा और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, वही सब्सटेंस पानी में घुलेगा। नहीं तो हम कुछ भी कर लेंगे पानी में घुलेगा। मतलब the substance which having the less lattice energy and more hydration enthalpy it is only soluble। मतलब ऐसा होगा तो soluble in water, तब वो पानी में घुल सकता है, नहीं तो कभी नहीं। कुछ भी कर लो, जैसे हम लोग का टेथ बना होता है इनेमल लेयर से, कैल्शियम क्लोराइड, क्या पानी में घुल जाता है? कभी नहीं। अगर ऐसा होता तो जैसे ही हम लोग पानी पीते हैं या कुल्ला करते हैं सब दांत घुल के बाहर आ जाता है या पेट के अंदर चला, इम्पॉसिबल है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल हम लोग देखते हैं, गोली जो मिलते हैं, वो कहां पानी में मिलता है? तो ऐसा नंबर ऑफ कंपाउंड इट इज इनसॉल्युबल इन द वाटर। बोला क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उस सब्सटेंस का लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम। अब ये लैटिस एनर्जी होता क्या? जैसे सपोज करते हैं कि एक पोलर सॉलिड है AB, इसके बीच का बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको जितना एनर्जी चाहिए उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द 1 मोल ऑफ आयंस फ्रॉम द आयनिक सॉलिड और पोलर कंपाउंड। मतलब 1 मोल आयंस, केटायन और एनायन को सेपरेट या बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको जितना एनर्जी चाहिए, सच रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड द लैटिस एनर्जी। अब ये हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? तो अगर सपोज करो कि हम इस आयनिक सॉलिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, मान लेते हैं कि पानी, इसमें जैसे डिसॉल्व करते हैं हाइड्रेट फॉर्म में आता है, तो जैसे डिसॉल्व करेंगे और ये एनर्जी छोड़ेगा, जितना एनर्जी ये रिलीज करता है उस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज डिसॉल्व इन वाटर टू बिकम हाइड्रेटेड। जब 1 मोल सॉलिड को पानी में डालेंगे तो वो जितना एनर्जी छोड़ेगा उस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन। तो ये ज्यादा होना चाहिए और ये कम होना चाहिए, तब कोई भी चीज पानी में घुले। कॉमन सेंस से सोचो, अगर सपोज करो कि इसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 500 किलो जूल चाहिए और हम लोग रिलीज कर रहे 100 किलो जूल, क्या ये बॉन्ड टूट जाएगा? इम्पॉसिबल। जैसे बहुत बार हम लोग प्रिपरेशन करते हैं आईआईटी का, एनआईटीज का, या मेडिकल का, या इंजीनियरिंग का, या सपोज करो एनडीए का, ये सब का बहुत साल तक लगे रहते हैं, नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? कभी उस पर एनालिसिस करना चाहिए।
उसमें क्रैक मान लो कि उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए हम लगा ही नहीं रहे। अब हम सोच रहे आईडी निकालना है, घर में आधा घंटा पड़ रहा है, पॉसिबल है नहीं। अब एक डेगची में हम लोग चावल चढ़ा दें, 10 किलो चावल, नीचे एक कैंडल जला दें, बोले बॉयल हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। तो जितना ब्रेक करने के लिए हमको लगाना है एनर्जी, हम उतना नहीं लगा रहे। अगर ईमानदारी से उतना एनर्जी तुम लगाएगा तो हर हालत में कोई भी एग्जाम को हम लोग क्रैक कर सकते हैं। ऐसे यहां कि अगर इमेजिन करो कि ये लैटिस एंथैल्पी अगर 500 और हम लोग इस पे हाइड्रेशन एंथैल्पी कितना है 100, तो कभी ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट कितने का है 500 का, और हम लोग दे कितना रहे 100, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन अगर यही चीज मान लो यहां पे होता 50 और ये होता 100, मतलब रिक्वायरमेंट कितने का है 50 और हम लोग को जरूरत दे कितना रहे हम लोग उसको 100, यानी 100 जूल ऑफ एनर्जी दे रहे और जरूरत जबकि उसको कितने का है 50, आराम से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो ये सॉल्युबल। यानी किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को पानी में घुलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी छोटा होना चाहिए और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब वो सॉल्युबल है। नहीं तो हम कुछ भी कर लेंगे पानी में नहीं। ये पहला जो याद रखना है तुम लोग को नोट कर देखो। हम लोग ना ये लैटिस और हाइड्रेशन का पढ़ लिए, अब टेम्परेचर का जैसे हम लोग इफेक्ट पढ़े कि विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर किसी चीज को अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो दो तरह का होता है, या तो इंडोथर्मिक जो हीट एब्जॉर्ब करता है, या तो एक्सोथर्मिक जो हीट को रिलीज करता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर वो इंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी, और अगर वो एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर के साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी। लेकिन एक प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सा ऐसा सब्सटेंस है जो ना इंडोथर्मिक है ना एक्सोथर्मिक, ना ही वो इंडोथर्मिक है ना एक्सोथर्मिक। जैसे अगर कोई बच्चा है मान लो नहीं पढ़ रहा है, मस्ती कर रहा है, लाइफ को एंजॉय कर रहा है, चलो कोई बच्चा है बहुत पढ़ रहा है, वो भी अच्छा कर रहा है, लेकिन कोई पढ़ भी नहीं रहा है, एंजॉय भी नहीं कर रहा है, दैट मींस व्हाट, इट वेस्टेड द टाइम। तो वैसे कुछ ऐसा भी सॉलिड होता है जो कर क्या रहा है, ना तो वो इंडोथर्मिक है ना एक्सोथर्मिक है। जैसे एग्जांपल होता है ग्लोबुलर साल्ट Na2SO4 .10H2 इसको जब हम पानी में डालेंगे तो ये कभी भी मान लो हीटिंग करेंगे तो ना वो इंडोथर्मिक है ना एक्सोथर्मिक, इट कैन ओनली इवोपरेट द वाटर मॉलिक्यूल। ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को इवोपरेट करेगा, मतलब 10 से कन्वर्ट होगा 8H2O में, 8 से कन्वर्ट होगा 6H2O में, 6 से कन्वर्ट होगा 4H2O में, ऐसे ही चलते रहे। मतलब इसको जब भी हम हीटिंग करते हैं ना ऐसे सब्सटेंस को, इट कैन चेंज ओनली फॉर्म या स्टेट चेंज करता है, अल्फा फॉर्म से कन्वर्ट हो जाएगा बीटा फॉर्म, जिसका हम लोग बहुत सा एग्जांपल जानते हैं। जैसे जिप्सम CaSO4.2H2, उसको जैसे हीटिंग करते हैं CaSO4.2H2, जहां हीटिंग करते ही कन्वर्ट हो जाता है CaSO4.12H2, यानी ये जिप्सम है और ये क्या रह गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऐसा नंबर ऑफ सब्सटेंस है व्हिच कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। रीजन क्या होता है कि ना वो इंडोथर्मिक शो करता है ना वो एक्सोथर्मिक, इट ओनली चेंज देयर वन फॉर्म टू अनदर। जैसे फास्फोरस को अगर हम व्हाइट फास्फोरस को ज्यादा हीटिंग करते हैं तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, रेड को ज्यादा हीटिंग करते हैं तो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे सल्फर में भी। दैट मींस व्हाट, some substance cannot affected with the temperature which can only change their physical state, वो सिर्फ अपना वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा से बीटा में, बीटा से गामा में, ऐसे कर। तो ऐसे सिस्टम का ना टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं, ना इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा ना इसका सॉल्युबिलिटी घटेगा, यानी इट्स सॉल्युबिलिटीज रिमेन कांस्टेंट और इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। इसका जो कर्व आएगा वो इंक्रीज डिक्रीज सब के फॉर्म में आते रहेगा। रीजन बिकॉज इट चेंज देयर वन फॉर्म टू अनदर। तो ऐसे सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इफेक्ट। तो ये दो चीज एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जो याद रखना है। नहीं तो बाकी जेन्युइन बात है कि पोलर को हम पोलर में डिसॉल्व करते हैं, जिसका सिंपल एग्जांपल जो बच्चा लोग को फुसलाने के लिए होता है कि NaCl को पानी में डाल दें। CaF2 भी तो आयनिक सॉलिड है, हम इसको पानी में डिसॉल्व कर रहे, कहां घुल रहा, घुल ही नहीं रहा। CaCO3 भी आयनिक सॉलिड है, हम इसको पानी में डिसॉल्व कर रहे, मैक्सिमम कार्बोनेट जो होता है कैल्शियम का, फ्लोराइड, कार्बोनेट,
कहाँ पानी में? सल्फेट, ये पानी में कहाँ होता है? सीमेंट। तब हम कैसे, तब उसके लिए हम बताया कि सिस्टम बताया गया कि पानी में सिर्फ वही डिसॉल्व कर सकता है जिसका लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी कम होना चाहिए और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब रिलीज एनर्जी ज्यादा है और रिक्वायर्ड एनर्जी कम है तब आराम से खुल जाए। लेकिन अगर रिलीज एनर्जी कम हो गया और रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा हो गया तो हम लोग कभी भी डिसॉल्व करेंगे नहीं। जैसे एकदम तुम अपने आप से कभी भी बैठ करके सोचो, क्या हम जितना पढ़ाई कर रहे हैं वो मेरे सफिशिएंट एम के लिए नेसेसरी है कि हमको और करना चाहिए? तुमको तुम्हारा जवाब खुद है कि हमको और मेहनत से, लगन से काम करना पड़ेगा। हम लोग सबको पता होता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं जिससे ये चीज निकल सकता है, ये नहीं निकल, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है कि सिर्फ दिखाते हैं कि नहीं हम तो पूरा लिखे थे, पूरा मेहनत किए थे। वैसे यहां समझना है कि अगर रिलीज एनर्जी ज्यादा है और रिक्वायर्ड एनर्जी कम तब आराम से पानी में कूदेगा। मतलब यू कैन क्रैक द एनीथिंग। अब क्रैक करने वाले नहीं कि बोर्ड वोर्ड क्रैक करना है एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जाम को हम लोग। लेकिन अगर रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है मतलब हमको ज्यादा एफर्ट लगाना और हम लगा रहे हैं कम, तो कभी भी कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होगा, फिर 12 भी मुश्किल है। तो वैसे ये समझता है कि अगर ये हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो गया तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा। और सेकेंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी में क्या बताया कि सम सब्सटेंस या सम सॉलिड सब्सटेंस कैन नॉट इफेक्टेड विद द टेम्परेचर व्हिच इज नाइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, इट कैन ओनली चेंज देयर फॉर्म और स्टेट। वो सिर्फ अपना फॉर्म बदलता है, अल्फा से बीटा, बीटा से गामा, ऐसा नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो यही था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम लोगों को पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और उसका भी फैक्टर्स पढ़े। थैंक यू बच्चों। देखिए आज जो हम लोग पढ़े वो सॉल्युबिलिटी था। इससे रिलेटेड ना रीजनिंग क्वेश्चंस आता है, तो आप इसको रीजनिंग क्वेश्चंस को घर में बनाइए और उससे रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज करना हो तो आप ग्रैंड ट्यूटोरियल ऐप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप उसके स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाइएगा, साइड में देखिएगा 3 आइकॉन बना, उसको खोलने से स्टडी मटेरियल जाएगा। आप आराम से स्टडी मटेरियल को खोलिए और उस स्टडी मटेरियल में मिलेगा वीडियो भी, लेक्चर और ऑडियो भी, जो पीडीएफ के फॉर्म में होगा। वो जितना भी क्वेश्चंस है, जितना भी स्टडी मटेरियल है, सब पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा और उसमें वीडियो लेक्चर भी आपका अवेलेबल है। और इसके अलावा भी अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी या क्वेरीज कर सकते हैं या नंबर भी दे सकते हैं, या उसी ऐप में चार्ट सेक्शन है, आप उस चार्ट सेक्शन को भी यूज कर। चार्ट मतलब ही नहीं कि गुपचुप चार्ट बना, नोटिफिकेशन चार्ट सेक्शन मतलब जिससे मैसेज कर सकते हैं जो आपको डायरेक्ट को इनपुट करेगा, तो हम आपको डायरेक्टली बता सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज करना हो तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए। किसी भी टाइम, आप किसी का मतलब नहीं कि रात को 2 बजे क्वेरीज करना है, किसी भी टाइम का मतलब सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 7 बजे।